हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मूल अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसीलिए ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 और 24 दोनों के दोनों जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मूल अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं और इसमें कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। उसी में से एक मूल अधिकार ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार और इसमें कुल 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24। ये जो अनुच्छेद नंबर 23 है ये क्या कहता है, तो अनुच्छेद नंबर 23 कहता है कि मनुष्यों का व्यापार नहीं किया जा सकता। भारत में मनुष्यों का व्यापार नहीं किया जा सकता है और मनुष्यों से जो है वो बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जा सकता है। ये अनुच्छेद नंबर 23 में लिखा गया है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 23 में। उसके बाद जो अनुच्छेद नंबर 24 है ये कहता है कि जो भी बच्चा 14 साल से कम आयु का है उससे जोखिम भरे काम नहीं करवाए जा सकते। जोखिम भरे काम कैसे होते हैं? जैसे कि उनसे कारखानों में काम करवाना, उनसे खदानों में काम करवाना, ये सब जो है वो जोखिम भरे काम के अंतर्गत आते हैं। और 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उनसे जोखिम भरे काम नहीं करवाए जा सकते। ये 2 अनुच्छेद जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो जो शिक्षा का अधिकार है इसको मूल अधिकार के रूप में संविधान में 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। किसमें? 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन किया गया था और इसी के तहत जो शिक्षा का अधिकार है उसे अनुच्छेद 21A के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया था। और ये जो अनुच्छेद 21A है ये क्या कहता है, तो अनुच्छेद 21A कहता है कि कोई भी बच्चा जिसकी आयु 6 साल से लेकर के 14 वर्ष की है उस बच्चे को शिक्षा का अधिकार होगा। क्या होगा? उस बच्चे को शिक्षा का अधिकार होगा। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा जो है वो इसको जोड़ा गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 32 और 226 है ये कहते हैं कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो कुल 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी किए जा सकते हैं। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ये कहता है कि अगर देश में मूल अधिकारों का कहीं पर भी उल्लंघन हो रहा हो तो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुल 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी कर सकता है। वैसे ही जो अनुच्छेद 226 है ये कहता है कि अगर देश में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट है वो जो है वो 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी कर सकता है। और ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं, तो पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है प्रतिषेध, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है अधिकार पृष्ठा और 5वां है परमादेश। ये कुल 5 प्रकार की रिटें जो है वो जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। ये दोनों की दोनों इन रिटों को जारी कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। और जो हाई कोर्ट्स होते हैं उन्हें अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार दिया गया है। किसके? 226 के तहत हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि जो अनुच्छेद 17 है इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो अनुच्छेद 17 है इसमें जो है वो अस्पृश्यता को, छुआछूत को ख़त्म किया गया है, छुआछूत का उन्मूलन किया गया है, न कि उपाधियों का अंत किया गया है।
जो उपाधियों का अंत किया गया है वो अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। किसके तहत? जो अनुच्छेद 18 है इसके तहत उपाधियों का अंत किया गया है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि जो अनुच्छेद 14 है इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो अनुच्छेद 14 है ये कहता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो विधि के समक्ष जो है वो समान होगा, अर्थात विधि के समक्ष जो है वो समानता का अधिकार जो है वो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 14 के तहत। और जो अस्पृश्यता का अंत है जो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि जो अनुच्छेद 15 है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार से दिया गया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के तहत दिया गया है, न कि अनुच्छेद 15 के तहत। ये जो अनुच्छेद 15 है ये कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसके जाति के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, इस आधार पर जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी सही नहीं हो सकता। और जो ऑप्शन डी है ये कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र संबंधी विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अनुच्छेद 19 है इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अनुच्छेद 19 है इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। जब संविधान बना था तो कुल 7 प्रकार की इसमें स्वतंत्रताएं दी गई थी, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है इसको इसमें से निकाल दिया गया और इसमें अब कुल 6 प्रकार का जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 26 है ये जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो भाग 3 है इसमें मूल अधिकारों की चर्चा की गई है और इसमें कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, और इसी में से एक अधिकार होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक इसकी चर्चा की गई है। और इसी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद नंबर 26, और यह अनुच्छेद नंबर 26 कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार धार्मिक कार्यों का वो प्रबंधन कर सकता है, उसको जो है वो इस बात की स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा जो अनुच्छेद नंबर 25 है ये कहता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म को मानने के लिए आप अबाध रूप से स्वतंत्र हैं, अर्थात इसमें राज्य जो है वो कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा आपके धर्म को लेकर के। आप जिस भी धर्म को चाहें वो मान सकते हैं, उस धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके अनुसार आप आचरण कर सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ऐसा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत बताया गया है। उसके बाद जो अनुच्छेद 27 है ये कहता है कि धार्मिक कार्यों में अगर आप धन का डोनेशन करते हैं, अर्थात धार्मिक कार्यों में आप धन का दान करते हैं, तो उस स्थिति में आपको टैक्स से छूट दी जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 27 के अंतर्गत बताया गया है। उसके बाद जो अनुच्छेद 28 है ये कहता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो कि पूरी तरह से सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 28 के तहत। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल किए गए हैं? तो हमारा संविधान का जो भाग 3 है इसमें मूल अधिकारों के कुल 6 समूह शामिल किए गए हैं। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो 6 प्रकार के मूल अधिकार शामिल किए गए हैं ये कौन कौन से मूल अधिकार हैं? तो जो सबसे पहला मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। किस चीज़ का? समानता का अधिकार है, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18 तक में की गई है। उसके बाद जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसकी व्याख्या जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक की गई है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के 22 तक जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है। उसके बाद जो तीसरा मौलिक अधिकार है इसमें जो है वो शोषण के विरुद्ध जो है वो अधिकार दिया गया है,
और इसकी व्याख्या दो अनुच्छेदों में की गई है, अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24 के तहत इसकी व्याख्या की गई है। उसके बाद जो चौथा मूल अधिकार है, इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इसकी व्याख्या जो है वो अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 28 तक में की गई है। और इन सारे अनुच्छेदों को आप ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, आपसे पूछेगा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कहाँ, किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक दिया गया है, तो ये अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 28 तक दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो पांचवा मौलिक अधिकार दिया गया है, ये है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और इसकी व्याख्या जो है वो अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में की गई है। इसके लिए केवल और केवल दो ही अनुच्छेद हैं, 29 और 30। और जो छठवां मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसकी व्याख्या जो है वो अनुच्छेद नंबर 32 से लेकर के 35 तक में की गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से कितने प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दी गई थी। तो हमारा संविधान जब बन करके तैयार हुआ था तो उस समय अनुच्छेद 19 के तहत कुल 7 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दी गई थी, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन 1978 के तहत 1978 ईस्वी में इसमें से एक संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया और वर्तमान में अब कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी जो है वो अनुच्छेद 19 के तहत दी जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो अनुच्छेद 19 है, इसमें कौन कौन से कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 19A है, ये कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता होगी भारत के प्रत्येक नागरिक को, मतलब कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 19A के तहत दी गई है और इसी में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 19B, ये कहता है कि आप मतलब कि भारत का कोई भी नागरिकों का समूह जो है वो कहीं पर भी शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित हो सकता है, सभा कर सकता है, इस बात की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19B के तहत दी गई है। उसके बाद जो 19C है, ये कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति संघ बनाने की स्वतंत्रता रखता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपना संगठन बना सकता है, इस तरह का अधिकार जो है वो 19C के तहत दिया गया है। उसके बाद जो 19D है, ये कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन का अधिकार होगा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसा जो है 19D के अंतर्गत दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद आता है 19E, ये 19E कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है, इस बात की उस व्यक्ति को स्वतंत्रता है, ऐसा 19E के तहत बताया गया है। उसके बाद जो 19F था, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है, ये था संपत्ति का अधिकार, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है वो इसको मूल अधिकार से निकाल दिया गया और इसको ले जा करके 300A में शामिल कर दिया गया। मतलब कि अनुच्छेद 300A में ले जा करके संपत्ति के अधिकार को शामिल कर दिया गया और इसको जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कैसा? तो इसको अब जो है वो संपत्ति का जो अधिकार है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है 300A के तहत, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। और जो 19G है, ये कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए उसे किसी भी प्रकार का व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी, पूरी स्वतंत्रता होगी, वैसा जो है वो 19G के अंतर्गत बताया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो सारे के सारे जो 19 के जो सब क्लास हैं, ये सारे एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, इन सारों को एक बार अच्छे से आप बिल्कुल देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केरल राज्य बनाम लिस्मा जोसेफ का जो केस था, इसी में माना कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें जो है वो पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा।
ये जो लिस्मा जोसेफ का केस था, केरल राज्य बनाम लिस्मा जोसेफ केस, इसी की सुनवाई करते हुए 28 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत जो जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करता है? अर्थात जो राज्य शब्द है इसकी परिभाषा जो है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो जो राज्य शब्द है इसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में लिखी गई है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 12, इसमें राज्य की परिभाषा क्या दी गई है? तो अनुच्छेद 12 का आता है कि राज्य के तहत वो सारे चीज़ें आते हैं जैसे कि भारत की सरकार, जो भारत का संसद है, और जो राज्य की सरकारें हैं, जो राज्य की विधानमंडल हैं, और भारत के क्षेत्र के भीतर कहीं पर भी कोई भी जो स्थानीय सरकार है, ये सारे के सारे जो हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं से संरक्षण के लिए संविधान में भारत के नागरिकों को मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो हमारे संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसी में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसकी व्याख्या जो है वो अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के 22 तक में की गई है। इसलिए जो ऑप्शन डी में दिया है अनुच्छेद नंबर 19, ये सही होगा कि जो अनुच्छेद नंबर 19 है ये स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करता है। अच्छा, जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसकी व्याख्या अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के 22 तक में की गई है, और इसमें कुल 5 अनुच्छेद शामिल हैं। कितने? 5। कौन कौन से? तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 19। जो अनुच्छेद नंबर 19 है ये कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, और इसी के तहत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी भी दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात आती है, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसको भी अनुच्छेद 19 के ही तहत शामिल किया गया है, 19 के तहत शामिल किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अनुच्छेद 20 है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान किए जाएंगे। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तब भी उसको कुछ संरक्षण दिया जाएगा, जैसे कि उसको अधिकार होगा कि वो अपना वकील कर सके, जैसे कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपने जो अपराध किया है उसे आप कबूल करें, इसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की उसे जो है वो संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो अनुच्छेद 21 है ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। उसके बाद जो अनुच्छेद 21A है ये कहता है कि भारत में कोई भी बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बीच में हो उसको जो है वो शिक्षा का अधिकार होगा। ऐसा अनुच्छेद 19A के तहत लिखा गया है। और जो अनुच्छेद 22 है ये कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध में भी कुछ संरक्षण प्रदान किए जाएंगे। अर्थात किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले आपको बताना होगा कि आप उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ये जो है वो अनुच्छेद 22 के तहत लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 28 है ये कहता है कि कोई भी सरकारी स्कूल है उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ऐसा कहा क्यों गया है अनुच्छेद 28 में? क्योंकि हमारा संविधान का जो मूल अधिकार है ये हमें अधिकार देता है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। मतलब कि हम अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं बिल्कुल। लेकिन अगर कोई सरकारी स्कूल है, अगर उसमें हम लोग जाते हैं और वहाँ पर कोई किसी विशेष धर्म का आयोजन करवाया जाता है तो फिर हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो वहाँ पर भंग हो जाएगा।
इसीलिए संविधान का जो अनुच्छेद 28 है इसमें लिखा गया कि जो राज्य निधि से पूर्ण रूप से जो पोषित स्कूल होंगे उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये सारी बातें जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत में आती हैं। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसकी व्याख्या जो है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में की गई है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 28 तक में इसकी व्याख्या की गई है। जो अनुच्छेद नंबर 25 है ये कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए वो स्वतंत्र होगा, वो निर्बाध रूप से अपने धर्म को मान सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इस प्रकार की आज़ादी जो है वो अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को। उसके बाद जो अनुच्छेद 26 है ये कहता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस प्रकार के उस धर्म के धार्मिक कार्यों के लिए आप प्रबंधन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आयोजन कर सकते हैं। इस बात की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है। उसके बाद जो अनुच्छेद 27 है ये कहता है कि कोई भी धार्मिक अगर कार्य है उसमें आप दान दे रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कर से अर्थात आपको टैक्स जो है वो टैक्स से छूट दी जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 27 के तहत बताया गया है। उसके बाद जो अनुच्छेद 28 है ये कहता है कि कोई भी सरकारी स्कूल है, कोई भी सरकारी संस्थान है, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस पर प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो हम भारत के किसी भी क्षेत्र में मुक्त रूप से आवागमन कर सकते हैं, ऐसा अधिकार जो है हमें अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर दिया है क्योंकि ऐसा जो है ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता है। आपको डायरेक्टली देता है एग्जामिनर कि जैसे देगा कि अनुच्छेद 19A में दिया गया है, कि अनुच्छेद 19B में दिया गया है, कि 19F में दिया गया है, कि 19D में दिया गया है। इस तरीके से ऑप्शन करके देता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में जो है वो ऑप्शन को आसान कर दिया है, इसलिए क्वेश्चन ये जो है वो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि जो मुक्त रूप से आवागमन की आज़ादी जो है वो अनुच्छेद 19D के तहत दी गई है। ये सही ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है और ये वाला जो है एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो 19D है ये क्या कहता है? तो जो 19D है ये कहता है कि आप भारत देश के किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आप निर्बाध रूप से आवागमन कर सकते हैं। इस बात की आज़ादी जो है वो 19D के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? अर्थात हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसको प्रत्येक नागरिक को देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या करना? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, मूल अधिकार दिए जाने से किस प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होगी? तो जैसे कि जो लोकतंत्र होता है इसमें आपको पता है कि जो जनता होती है वो लोकतंत्र में मालिक होती है, और जब जनता के पास में जब पर्याप्त रूप से अधिकार होंगे तभी तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। इसीलिए जनता को जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ताकि राजनीतिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सके। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है? तो सरकार को बाध्य किया गया है प्रत्येक नागरिक की मानव जीवन जो है वो उसकी गरिमा और जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार को बाध्य किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अनुच्छेद 21 है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान की गई है और इसी के तहत सरकार को बाध्य किया गया है कि वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मानव की गरिमा का ध्यान रखे और उसके जीवन को जो है वो सुरक्षित रखे। इसके अलावा जो अनुच्छेद 19 है इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है।
इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है और इसी में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता की गारंटी भी दी गई है इसी अनुच्छेद 19 के तहत, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अनुच्छेद 17 है, इसमें जो है वो अस्पृश्यता को ख़त्म कर दिया गया है, मतलब कि छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। और जो अनुच्छेद 15 है, इसमें बताया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किस आधार पर? तो धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या उस व्यक्ति के जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 15 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, वो हम लोगों को छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है, ये कह रहा है कि कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। तो कुछ क्या, ज़्यादातर जो मौलिक अधिकार हैं वो नकारात्मक प्रकृति के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है और जो जनता है उसको पुख्ता किया जाता है, इसलिए ये जो है वो नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। इसलिए जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही है। और ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद जो ऑप्शन बी है, ये कह रहा है कि ये जो मूल अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य होने का क्या मतलब है कि क्या इसको ले करके हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं? अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में जा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर न्यायालय में जा सकते हैं तो ये जो है वो वाद योग्य ही होगा। और इसके लिए अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 बनाया गया है। अनुच्छेद जो 32 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो कुल 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और जो अनुच्छेद 226 है, इसमें जो है वो हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि ये कुल 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन सी है, ये कह रहा है कि आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित किया जा सकता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दोनों ऐसे अनुच्छेद हैं कि इन्हें किसी भी स्थिति में, चाहे किसी भी प्रकार का आपातकाल लागू हो, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये जो है वो गलत होगा। और ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है, तो जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। अच्छा, जो ये अनुच्छेद 20 है और जो अनुच्छेद 21 है, इसमें क्या लिखा गया है? तो जो अनुच्छेद 20 है ये कहता है कि हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई मैंने अपराध किया है तो उसको जो है वो सिद्ध किया जाना चाहिए, उसके बाद हमें सज़ा दी जाएगी। न कि ऐसा नहीं किया जा सकता है कि अगर आपातकाल लागू हो तो आप इसको ख़त्म कर दें और बिना किसी सुनवाई के ही आप हमें सज़ा दे दें, ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 20 के तहत ऐसा लिखा गया है। उसके बाद जो अनुच्छेद 21 है, ये कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होगी। मतलब उसको शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वतंत्रता होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर आपातकाल लागू हो तो आप जो चाहें वैसा जुल्म नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो अनुच्छेद 20 है और जो अनुच्छेद 21 है, इन दोनों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसकी व्याख्या जो है वो अनुच्छेद नंबर 32 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 35 तक में की गई है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें ये जो अनुच्छेद हैं 32 से लेकर के 35 तक, इसमें क्या क्या लिखे गए हैं? तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 32 है, इसमें बताया गया है कि अगर देश में कहीं पर भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार होगा अनुच्छेद 32 के तहत कि वो कुल 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी कर सकता है। और ठीक इसी प्रकार का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अनुच्छेद 33 है, ये कहता है, ये जो है वो संसद को अधिकार देता है कि कोई भी बल हो, जैसे कि सशस्त्र बल हो, अर्धसैनिक बल हो, पुलिस बल हो या खुफिया एजेंसी हो,
ये इन सबों का जो है वो मौलिक अधिकारों में आप कटौती कर सकते हैं। इस प्रकार का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 33 के तहत दिया गया है संसद को। उसके बाद जो अनुच्छेद 34 है ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को मार्शल लॉ लागू होने पर निलंबित किया जा सकता है। जब मार्शल लॉ लागू हो देश में तब मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 34 में बताया गया है। अच्छा, ये मार्शल लॉ क्या होता है? तो मार्शल लॉ कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर देश किसी संकट में है, जैसे किसी देश के साथ में युद्ध हो गया है और अनिवार्य हो गया है कि अब भारत के जो नागरिक हैं उन्हें भी युद्ध में जाना पड़ेगा, तो उस समय जो है वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मुझे कहेंगे कि मुझे जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि मेरे शरीर की जो है वो स्वतंत्रता होनी चाहिए अनुच्छेद 21 के तहत। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो मूल अधिकार हैं सबको निलंबित कर दिया जाएगा और आपको उस युद्ध में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो अनुच्छेद 35 है ये कहता है कि संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति जो है वो प्रदान की जाएगी अनुच्छेद 35 के तहत। तो इन सारे अनुच्छेदों को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। और जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं इन्होंने प्रियम्बल को भारत का संविधान का आत्मा कहा था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो अनुच्छेद 32 है इसमें कहा क्या गया है? तो जो अनुच्छेद 32 है इसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो कुल 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर, और हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। और ये जो अनुच्छेद 32 है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी? तो एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, ऐसा जो है वो अनुच्छेद 20 के तहत बताया गया है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर थोड़ा सा आप और स्पेसिफिक हों तो ये बात जो है वो अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत बताई गई है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को जो एक बार अपराध किया है उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सज़ा दी जा सकती है, एक बार के अपराध के लिए। जो ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 21(a), इसमें जो है वो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21(a) के तहत। जो ऑप्शन डी है इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 18, और ये कहता है कि भारत में सभी प्रकार के उपाधियों का अंत किया जाता है, ऐसा जो है वो अनुच्छेद 18 के तहत बताया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो अनुच्छेद 28 है ये कहता है कि भारत राज्य में किसी भी कोई भी जो संस्थान है जो कि पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा पोषित है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ऐसा जो है वो अनुच्छेद 28 के तहत बताया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में जो सुरक्षा का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद नंबर 20 में किया गया है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद नंबर 18, इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जितनी भी उपाधियां हैं भारत में उन सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, बस 2 चीज़ों को छोड़ करके। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी उपाधि दी जा सकती है और एक सेना के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है। इन दोनों को छोड़ करके किसी भी क्षेत्र में कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती है, ऐसा अनुच्छेद 18 में बताया गया है। उसके बाद ये जो अनुच्छेद 21 है और जो 19 है इसमें क्या बताया गया है? तो जो अनुच्छेद 21 है ये कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होगी, मतलब कि भारत में हर एक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है। और जो अनुच्छेद 19 है इसमें जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत।
और इसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता दी गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी भी दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद नंबर 19 के तहत, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक हों तो ये जो इंटरनेट तक पहुंच की व्याख्या है वो अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) में की गई है। अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) में जो है वो इसकी व्याख्या की गई है। इसमें क्या बताया गया है, तो जो अनुच्छेद नंबर 19(1) है 1(a) है, ये कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जो इंटरनेट तक की पहुंच है ये उसका मौलिक अधिकार होगा। ऐसा जो है वो अनुच्छेद 19(1)(a) में बताया गया है। जो अनुच्छेद नंबर 14 है इसमें जो है वो विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, ऐसी बात अनुच्छेद नंबर 14 के तहत बताई गई है। उसके बाद जो अनुच्छेद नंबर 17 है इसमें अस्पृश्यता को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है अनुच्छेद नंबर 17 के तहत। और जो अनुच्छेद नंबर 19 है इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है और इसी के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी भी दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बाकी की वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।